हेलो डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्जाम में जो बिल्कुल छोड़ने लायक होते ही नहीं है। अगर आप उनको छोड़ के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से कहीं ना कहीं आप 20 से 30 मार्क्स एक्स्ट्रा ला सकते हैं। जो आपका ये ऐसे क्वेश्चन लगभग लगभग गलत ही हो जाते हैं। तो आप चाहे इसको एलिमिनेशन टेक्निक मान लीजिए या लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच मान लीजिए, लेकिन मानिए और इसको अप्लाई एग्जाम में करके आइए। गट्स बनाइए कि नहीं, करके आना है। क्योंकि मैं जितना भी सिखा दूं स्टूडेंट उसको अप्लाई नहीं कर पाता है, तो आपको अप्लाई करना है। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे बात नहीं बनेगी, इस बात को ध्यान रखना। और ऐसे प्रश्न तो बिल्कुल छोड़ के नहीं आने हैं। कैसे मैं कराने वाला हूं सब कुछ बताऊंगा, बस ध्यान से इस चीज को समझिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। हम लोग 2025 से लेकर 2018 तक का पूरे क्वेश्चन करेंगे। हर साल करेंगे कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे एवरी ईयर लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा हर साल में। जहां पर आप देखेंगे कि एक ऐसा सिनेरियो बना है यूपीएससी का जो हर बार यूपीएससी उसको फॉलो करता है। बस उसको हमें पकड़ने की जरूरत है। अगर हमने उसको पकड़ लिया, विश्वास कीजिए वो क्वेश्चन आपके जेब में होगा। ठीक है, तो बस क्या करना है, इसी चीज को आपको फॉलो करते जाना है। आज हम लोग 2025 स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और 2025 में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, ऐसे कुल मिलाकर 20 वीडियोस आपको मिलने वाले हैं 2025 से लेकर 18 तक। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे रेगुलर होके आप इन सेशंस को देखिए, जिससे आपका प्रीलिम्स सिक्योर हो पाए। और मेरी बात अगर आप मान के चलोगे तो आप खुद मुझे एग्जाम के बाद कहना 20 से 30 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा आए कि नहीं। 100% आएंगे, बस करके आना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की। आपके सामने 2025 का ये पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखना। और जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगा उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला, दो स्टेटमेंट है। यूपीएससी ने 2025 में 3 स्टेटमेंट भी क्वेश्चन पूछे हैं, वो भी बताऊंगा कि कैसे होगा। अब चिंता ना करो, वो भी बहुत इजी वे में होता है, मैं बताऊंगा कैसे होगा। अब जैसे अभी 2 स्टेटमेंट वाला देखते हैं। देखो, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जब भी सामने आए खुश हो जाया करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि दोनों स्टेटमेंट को गलत कहा जाए कि स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों गलत है। ऐसा है ही नहीं। क्यों? देख लो क्या लिखा है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। या फिर स्टेटमेंट वन क्या है, मतलब इनकरेक्ट है, या दूसरा वाला इनकरेक्ट है। यही कहता है, ये कभी नहीं कहता कि दोनों गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों में से कोई एक गलती हम ढूंढ लें और हम कंफर्म हो जाए कि एक गलत है, तो ये क्वेश्चन तुरंत पे तुरंत हो जाएगा। बिल्कुल, बस यही चीज। और आप जाके देखेंगे ना, जाके एक बार देखना, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आता है यूपीएससी का, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें सी और डी आंसर होगा। सच में, हाँ भाई, सच में सी और डी आंसर होगा। अब आओ क्वेश्चन पढ़ते हो। क्वेश्चन पढ़ते समय थोड़ी सी सावधानी, रिलैक्स होकर क्वेश्चन पढ़ना। आइए पढ़ते हैं। सवाल क्या लिखा है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में मुर्गी पालन और ऊन पालन जैसी कृषि से जुड़ी गतिविधियों से होने वाली आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फार्मर है, वो अलग से पोल्ट्री फार्म या वूल रियरिंग का काम करता है, जिसे हम एग्रीकल्चर की एलाइड एक्टिविटीज कहते हैं, उसमें क्या होता है, वो एग्जेम्प्ट होता है किसी भी प्रकार के टैक्स से, एनी टैक्स। अच्छा ये बताओ, चिकन जानते हो आप सब, मुर्गा। अब चिकन कोई बेच रहा है, या अंडा, जो मुर्गियों का अंडा होता है वो बेच रहा है, या ऊन बेच रहा है, ये तो कॉमर्शियल एक्टिविटी में आ गई। और क्या वहां टैक्स नहीं होगा? सोचने वाली बात है यार, सिंपल सा लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच लगाओ आप। टैक्स होगा ना। एग्रीकल्चर, धान चावल गेहूं जो होता है, ये इस पे तो हो सकता है टैक्स नहीं है, लेकिन जो एलाइड एक्टिविटीज हैं जो कॉमर्शलाइज हो रही हैं उस पे तो टैक्स होगा ना। तो सीधी सी बात है, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट जो बहुत प्रेशर देके कुछ बोल रहा है, जैसे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स, यानी कि आय पर होने कोई भी टैक्स नहीं लगता है, तो ध्यान रखना ऐसा स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। नोट कर लीजिए। और आप जाके देखिएगा इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी इस टाइप के मिलेंगे, आपको एकदम एग्जैक्ट बात यही लगेगी। ठीक है भाई, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखो, ये स्टेटमेंट गलत है तो आप सिर्फ सीधा स्टेटमेंट डी पढ़िए। क्या लिखा है, स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट। अब यहां पर कहीं किसी स्टेटमेंट में ये लिखा ही नहीं है, इसका मतलब हो गया स्टेटमेंट टू करेक्ट है। सीधी सी बात है, ऑप्शन क्या होगा इसका, डी हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो। अब इसको याद कर लो। क्यों? क्योंकि यहां कहा गया है कि जो रूरल एरिया की जो लैंड होती हैं, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जो भूमि होती हैं,
वो आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार एक पूंजीगत संपत्ति नहीं है, यानी कि वो कैपिटल असेट नहीं है। ठीक, ये सही बात है, इसको याद कर लो। मान लो आगे फ्यूचर में किसी ऑप्शन में ये दिख गया तो ध्यान रहे। ठीक है कि हाँ भैया सही बात है, इस बात को ध्यान रखना। कितना इजी तरीके से क्वेश्चन हो गया ना, लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में इन क्वेश्चन को सही से समझ नहीं पाते। यूपीएससी भले 100 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उन 100 क्वेश्चन में वो क्वेश्चन 400 क्वेश्चन के बराबर होते हैं। तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाना है। अब ये आपको पता है 100% गलत है, सीधा डी मार के आगे बढ़ जाओ, पढ़ने की भी जरूरत नहीं, एग्जाम में टाइम नहीं होता, और जो टाइम से खेल गया वही एग्जाम क्रैक करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगता है कि ये आपको बेस्ट तरीके से आया होगा समझ में, बस क्या करना है नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा, अब दूसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देख के डरना मत। मैं बताता हूँ ना, इकोनॉमिक्स में ऐसे क्वेश्चन देख के लोग डर जाते हैं और इसी वजह से ये क्वेश्चन गलत होते हैं। आपको डरना नहीं, बस सिंपल सा देखिए, आप खुद देखेंगे हाँ यार बहुत इजी था, बस थोड़ा सा लॉजिकल सोच लिया होता। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। दुनिया भर में ट्रेड होने वाले सभी इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत का है, जिसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। यानी कि कहीं ना कहीं एक लार्ज पोर्शन है इक्विटी ऑप्शन का, जो कहीं ना कहीं ग्लोबली चल रहा है, जिसमें इंडिया का एक बड़ा हिस्सा है और इंडिया में ये बूम कर रहा है। ठीक है भाई, दूसरा ऑप्शन, हाल के दिनों में भारत का शेयर बाजार तेजी से बढ़ रहा है और एक समय तो ऐसा था कि हांगकांग को भी उसने पीछे छोड़ दिया था। ठीक है, नहीं पता कि इन दोनों में ऐसा कुछ है, नहीं पता ना, ऐसा होता है। लेकिन फिर से कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन देख के डरने नहीं है। तीसरा ऑप्शन पढ़िए क्या लिखा है। ऐसी कोई भी रेगुलेटरी संस्था ही नहीं है जो छोटे निवेशकों को ऑप्शन ट्रेडिंग के जोखिमों के बारे में चेतावनी दे सके या इस संबंध में बिना रजिस्ट्रेशन या फाइनेंशियल सलाहकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। यानी कि भैया कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग्स को लेके। ओके सर, सच में ऐसा कुछ है क्या? तो भाई ये बताओ, आपने सेबी के बारे में पढ़ा है? ठीक है, मैंने खुद पढ़ाया था। तो आप बताइए सेबी क्या करती है? सोचने वाली बात है ना कि भैया सेबी ही तो देखती है कि शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड हर चीज बताती रहती है। तो भारत में रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं है। अब कुछ लोग ये पढ़ने के बाद ना, उनका टेंशन वहीं से हाथ पांव फूल जाता है। तो आपका हाथ पांव नहीं फूलना है, बस लास्ट वाला ऑप्शन काट दो भाई। तीसरा वाला, तीसरा यहाँ है कट गया, यहाँ है कट गया, यहाँ है कट गया, सीधा ऑप्शन ए निकल के आ गया। यानी कि अगर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखा जाए, बहुत धैर्य से पढ़ा जाए, तो क्वेश्चन खुद ही हिंट देता है कि भैया मैं गलत हूं, चिल्ला चिल्ला के छाती पीट पीट के कहता है। तो बस आपको इतना समझना है कि सेबी कोई ना कोई तो इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग शेयर मार्केट में कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं, ऐसा हो कैसे सकता है? सीधी सी बात है, सेबी कर क्या रही है फिर? इतना पढ़े हो सेबी के बारे में, है कि नहीं? सिंपल सा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा तो एक स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं हिंट देगा यूपीएससी, और वो कहेगा, बस उसको पकड़ने की जरूरत रहेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये सवाल मुझे पूरा विश्वास है बहुत सारे लोगों का गलत हुआ होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच इसी को कहते हैं कि एक स्मार्ट बच्चा कैसे काम करता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझिएगा। सवाल क्या लिखा है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, जिसे कहीं ना कहीं क्या बोला जाता है भैया, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, यानी कि BRSR, इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है कि भैया ये रिपोर्ट प्रस्तुत करना ही करना है। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है। भारत में ये जो रिपोर्ट है, इसको प्रस्तुत करने वाली कंपनी इस रिपोर्ट पे जो विवरण देती हैं वो मुख्य रूप से गैर वित्तीय प्रकृति के होते हैं। यानी कि ये जो रिपोर्ट आती है उसमें नॉन फाइनेंशियल मैटर ज्यादा होता है। हाँ सर, तो समझ में आया ही नहीं क्वेश्चन कैसे क्या, इसमें तो पता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया, अब इसमें लॉजिकल थिंकिंग क्या लगा सकते हो? अच्छा अच्छा, एक चीज, आरबीआई क्या करता है सर, जितने भी फाइनेंशियल चीजें होती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं पैसे से रिलेटेड, बस उसी को फोकस करता है।
हाँ यार, ये बात तो एकदम सही बात है कि सिर्फ किसको देखता है, फाइनेंशियल बातों को। अगर वो सिर्फ फाइनेंशियल बातें ही देखता है और रिपोर्ट में कह रहा है कि ये गैर वित्तीय प्रकृति की होती है, तो आरबीआई का क्या काम इसमें? और सीधी सी बात है, आरबीआई कंपनियों को क्यों कहेगा? वो तो बैंकों को कहना कहेगा, कुछ कहेगा ना, तो ऐसी कंपनीज को कहेगा जो फाइनेंशियल टाइप की कंपनीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड काम करनी है, तो यहां नॉन फाइनेंशियल काम आरबीआई क्यों कहेगा? हमने खूब पढ़ा है आरबीआई के बारे में। आरबीआई हमेशा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब ये हो गया कि सीधी सी बात है, कंपनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? सर, सेबी को। इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट है, ये सेबी के द्वारा कहा गया होगा, आरबीआई के द्वारा नहीं कहा गया होगा। क्योंकि सीधी सी बात है, चाहे ये गलत है चाहे ये गलत है, चाहे ये गलत है चाहे ये गलत है कि नहीं? दोनों स्टेटमेंट तो सही नहीं हो सकते। और जहां तक मेरे लॉजिकल थिंकिंग की बात है, कंपनियों को आरबीआई तो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आरबीआई बैंकों को देखता है। पढ़ के आया हूं, खूब पढ़ा हूं, यही पढ़ा हूं, पढ़े हो ना। अब यहां तुम गोलमोल नाच के गिर जाओ, ये तुम्हारी गलती है, तुम यूपीएससी नहीं समझ पा रहे हो। बस इस बात को समझो, मैं बस यही समझाना चाहता हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कि बात क्या कही गई है और किसको जोड़ा गया है। क्या वो संस्था ये काम करती है क्या कि कुछ भी यूपीएससी जोड़ के दे दिया, आप फंस गए? तो फंसना नहीं है, ध्यान रखना। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। हाँ सर, बिल्कुल गलत हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं ये बातें बिल्कुल गलत हैं। ओनली टू, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। सिंपल सा था कि नहीं क्वेश्चन? लेकिन है कि नहीं? तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि यूपीएससी किस बॉडी को किस पॉइंट के साथ जोड़ रहा है, क्या वो इंटरलिंक कर सकता है कि नहीं? यही तो है लॉजिकल थिंकिंग। और हम क्या करते हैं, बस ये सोचते हैं कि यार मैंने इस रिपोर्ट के बारे में नहीं पढ़ा साला कहीं, और जब इस रिपोर्ट के बारे में नहीं पढ़ा तो सीधी सी बात है, मैं कैसे क्वेश्चन कर पाऊंगा? कभी उसके एक्स्ट्रा जाके सोचते ही नहीं हो, और सोचते नहीं हो तो लॉजिकल थिंकिंग नहीं निकलती। इस वजह से प्रॉब्लम आती है। थिंक लॉजिकल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ध्यान से। अब देखो, ये एक एलिमिनेशन ट्रिक है जो मैंने खुद बनाई है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। वो ये है कि अगर कहीं पर रैंडम नंबर्स लिखे हैं, जैसे ये नंबर्स, जैसे 78, 40, 54, 36, ऐसे स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं। कितने परसेंट सर? लगभग लगभग ये मान चलो 10 में से 9 क्वेश्चन में ये गलत होते हैं। इसका मतलब ये कहां गलत है? बिल्कुल गलत है। क्यों? अब देखो, यूपीएससी है, क्या कह रहा है कि खो खो विश्व कप में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खो खो वर्ल्ड कप की बात कर रहा है। पहली बात, यूपीएससी अब कहां खेल में आ रहा है नहीं पता, लेकिन आपकी लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कि भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में नेपाल को 78-40 के स्कोर से हराकर पुरुष वर्ग में विश्व चैंपियन का खिताब जीता। स्कोर की बात करेगा यूपीएससी? जरा थोड़ा सोचो, आपको वो जानना चाहते हैं कि यार खो खो में वर्ल्ड फाइनल में कौन किसका क्या स्कोर था? दिस इज टोटली इररिलेवेंट। बस यूपीएससी ये जानना चाहता है कि हमारे एग्जाम में स्मार्ट बच्चा बैठा है कि नहीं। बहुत सारे लोग छुए नहीं होंगे, यार मुझे क्या पता क्या स्कोर था। इसी को कहते हैं गट्स, इसी को कहते हैं हिम्मत, कि यहाँ पे हिम्मत दिखानी है। ऐसे क्वेश्चन सीधा काट के आगे बढ़ा करो, रॉन्ग होते हैं स्टेटमेंट। फिर देखो, दूसरे में भी वही लिखा है, भारतीय महिला टीम ने भी वही किया। तो यानी कि नंबर से याद रख सकता है कोई? सीधी सी बात है, नहीं भाई। बस वो आपके गेम, आपके माइंड से खेलता है, तो माइंड को समझो। गलत है, दोनों गलत है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, अब यहां पे दोनों गलत है, दूसरा और तीसरा, तो ये कहां है? दोनों में है। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी कि यह आयोजन दिल्ली के भारत में, मतलब कि भारत में, दिल्ली में हुआ था। यही ऑप्शन सही है। यानी कि अगर कहीं पर ये नंबर्स ऐसे लिखे रहेंगे, ध्यान रखना स्टेटमेंट गलत होता है। 10 में से 9 क्वेश्चन में आप देखना, जाके देख लेना पूरा पीवाईक्यू जितने आए हैं आज तक। मैं तो कहता हूं जाके देखो यार, यूपीएससी हर साल ऐसे क्वेश्चन बनाता है, लेकिन हम पकड़ ही नहीं पाते। पकड़िए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
आज का अंतिम प्रश्न, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भैया अगर कहीं रैंडम नंबर्स लिखे हैं, ऐसे स्टेटमेंट लगभग गलत होते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी पे बेस है। यहाँ पर भी लिखा है 2024 में 75वें, सॉरी 45वें है ना, यानी कि 45वें। अब यहाँ पे जो लिखा है कि भाई 45th चेस ओलंपियाड, एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट गलत है। क्या सर ये गलत है क्या? नहीं, एग्जैक्टली इसमें क्या है, जो बात कही गया है इस प्लेयर के बारे में वो गलत है। लेकिन ध्यान रखना यूपीएससी का ये ट्रिक है कि वो जब भी ऐसे लिखता है नंबर्स तो वहां पर गलत कर देता है। वो उनका क्या मेंटेलिटी है नहीं पता, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में है। जब है तो करके आगे बढ़ो, सीधी सी बात है, ये ऑप्शन गलत है। ये गलत होगा, दूसरा सही होगा, ये बात ध्यान रखना हमेशा, इसीलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये एक लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच मत कहना, ये सिर्फ मेरे द्वारा बनाया गया है, जिसमें मैं ये मानता हूं कि हाँ अगर ईयर हो, जैसे यहाँ 2024 दे रखा है तो हो सकता है ईयर ठीक हो, कई सारे क्वेश्चन में ईयर सही होते हैं, लेकिन उसके साथ अगर कोई नंबर्स लग गया ना वो गलत हो जाता है, वो स्टेटमेंट ही वो गलत बना देते हैं। जैसे यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन ये रशियन प्लेयर के बारे में जो बातें कही गई वो गलत है। यानी कि कहीं ना कहीं हमें समझना है यूपीएससी की थिंकिंग पॉलिसी क्या रही है हर एक साल। तो थिंकिंग पॉलिसी ये है कि अगर ईयर है, कंफर्म नहीं है तो रिस्क मत लो, लेकिन ईयर के साथ कुछ और भी दे रखा है, पूरा चांस होता है कि वो गलत है। समझ में आया? नोट डाउन कर लेना ये पॉइंट, विश्वास करो बहुत काम करेगा। ये हो गया भैया ऑप्शन बी आपका। तो ये 5 क्वेश्चन हमने देखे, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और नई चीजें आप जरूर सीखेंगे। इसको बस अप्लाई करके आना एग्जाम में, आप खुद देखेंगे आपके 20 से 30 क्वेश्चन नहीं आते हैं, 100% आएंगे। ठीक है, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, वो ये है मैं आप सभी के लिए एक बैच ला रहा हूं जो मेंस की एकदम धुरंधर बैच है, धुरंधर बैच जिसे आप कह सकते हो, यानी कि मेंस रैंक बूस्टर प्रोग्राम, जो पूरी तरह से फ्री है। आपसे सिंगल 1 रुपए बैच का चार्ज नहीं किया जाएगा, 1 भी रुपए, 100% फ्री बैच है। आप इस बैच को मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं 8 जून को शाम 8 बजे। 8 जून शाम 8 बजे मेरे साथ जुड़िए। आप देखिएगा जिसमें हम लोग जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे विथ एसे, एकदम जबरदस्त तरीके से, जिसमें करंट अफेयर को अटैच कैसे करेंगे, मैपिंग कैसे अटैच करेंगे, कैसे नई चीजों को नए सिनेरियो से हम कर सकते हैं, कैसे अपनी लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच वहां भी लगा सकते हैं। ये सब चीजें मैं इस बैच में सिखाने वाला हूँ, वो भी पूरी तरह से फ्री, 1 रुपए चार्ज नहीं होगा यार। बस क्या करना है आपको, सिंपल सा, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लीजिए। जहां इनरोलमेंट खुलेगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां जाके तुरंत के तुरंत एनरोल कर लीजिएगा। अभी इनरोलमेंट नहीं होगा, प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद ही होगा। 150 दिन मैक्सिमम टारगेट है कि मेरा 150 दिन हम आपका मेंस जबरदस्त कर देंगे, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे जबरदस्त तरीके से। यानी कि कहीं ना कहीं जो आपका रैंक बूस्टर कैसे आप बन सकते हैं, खासकर वो बच्चा जो बहुत आता तो है बहुत उम्मीद लेके, लेकिन उसको ऐसा कुछ मिल नहीं पाता जिससे वो टॉपर से लड़ाई कर सके, लेकिन विश्वास कीजिए ये बैच आपको टॉपर से लड़ा देगी, इतना गट्स मैं अपने आप में रखता हूँ। तो और सबसे अच्छी बात, इस साल फ्री पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो आइए, आप सब का बहुत बहुत स्वागत है। इस बैच में बहुत ही लिमिटेड सीटें रखेंगे, लेकिन जो पहले आएगा पहले पाएगा, यही वाला सिस्टम रहेगा, ध्यान रखना। तो अभी के अभी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ, ध्यान रखना, जुड़िए। 8 जून शाम 8 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। कुल 20 वीडियो आएंगे, लेकिन ये 20 वीडियो आपकी लाइफ को बहुत बदल देंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।